हाय एवरीबॉडी, एज प्रॉमिस द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हमने ख़त्म कर लिया है और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया एक्ट, द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इस टॉपिक से आप एक या दो क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, थोड़ा सा टाइम दे करके हम इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। कमिंग विथ सेक्शन 1। अब आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 3 एक्ट कंप्लीट करने के बाद आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से तो आप वाकिफ़ हो ही गए होंगे। तो वी विल स्टडी सेक्शन बाय सेक्शन। ऐसा नहीं है कि मैं वेगली कुछ लेकर के आ रही हूँ, ठीक है। ये शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको कहूँगी कि प्लीज़ 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 एक बेयर एक्ट अपने साथ लेके बैठिए, ठीक है, और एक रजिस्टर भी साथ लेके बैठिए, या फिर एक पेन तो लेकर ही बैठिए। या तो आप बेयर एक्ट में ही अंडरलाइन करते जाइए, या तो फिर आप एक सेपरेट कॉपी में इसको लिखते जाइए। क्योंकि जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि जब लॉ ने सब कुछ लिख दिया तो फिर हम कौन होते हैं उसको तोड़ने वाले। हमें भी सब कुछ लिखना पड़ेगा, तभी हमें वो याद रहेगा। बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ एक्ट्स ना, बहुत सारा एक्ट है और जितना आसान आप इसको समझ रहे हैं उतना नहीं है। बिकॉज अब आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो अब ऐसे 4 पेज पढ़ के तो आप ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आपको इस पर ध्यान देने की, स्पेशली लॉ पेपर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यही है जो आपको बाकियों से अलग बनाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हर एक्ट, हर लॉ, उसमें जो पहला जो सेक्शन होता है वो होता है आपका शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, यानी कि इसका नाम क्या है। तो नाम आपको पता है, द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है। कहाँ तक ये लागू होता है, सॉरी एक्सटेंट मैं भूल गई, आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड। एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो टाइटल आपको पता है कहाँ तक लागू होता है, तो इट अप्लाइज टू ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में लागू होता है। कब आया है, तो 23 दिसंबर 1986 को ये यहाँ पे लागू हो गया है, ठीक है। चलिए पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2, जैसा मैंने आपको बताया, ये चीज़ हर जगह कॉमन है। पहला आपका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, और दूसरा आपका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। इसके डेफिनेशन बाकी डेफिनेशन से थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कि हर जगह आता है, क्योंकि देखो बेटा क्या है ना कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रूल्स बनाने होते हैं, तो बताना तो पड़ेगा ना कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है कौन। तो कौन कौन हो सकते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, मेजर पोर्ट हो सकते हैं, है ना, पोर्ट अथॉरिटीज़ हो सकते हैं, या माइन या फिर ऑयल फील्ड ये हो सकते हैं, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। ये इतने लोग जो हैं वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो सकते हैं। तो मोस्टली केसेस में, यहाँ तक कि ये जो पोर्ट, माइन, ऑयल फील्ड है, ये भी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंडर ही आ रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे आपके एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड, एक सेकेंड, दिस इज पार्ट 1, ठीक है। सेकेंड इज 1 का 1, दिस इज 1, ठीक है। ये 1 का ए है, जो कि ऐड हुआ है हमारा 2016 के अमेंडमेंट से। इसमें बेटा जो ये एक्ट हम पढ़ रहे हैं ना, दिस विल इनकॉर्पोरेट द अमेंडमेंट्स को भी इसमें इंक्लूडेड है ना, ताकि आप क्लियरली इसको पढ़ सको। इसमें आपको कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं कि पहले क्या था बाद में क्या है। तो ये हम 2016 अमेंडमेंट के साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट सेक्शन क्या है, तो फर्स्ट सेक्शन है एडोलेसेंट, ठीक है। ये 1A जो है ना, समझ जाइएगा, एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ये 2016 में ऐड हुआ है। तो एडोलेसेंट कौन होता है बेटा, तो एडोलेसेंट वो बच्चा होता है जो कि 14 साल से 18 साल का है, ठीक है। यानी कि 14 साल का हो गया है पर 18 साल का नहीं हुआ है, इसके बीच के जो बच्चे होते हैं उनको हम एडोलेसेंट यानी कि किशोर कहते हैं। चलिए पार्ट 2 चाइल्ड कौन है, तो चाइल्ड कौन है बेटा, तो बिलो 14 ईयर्स, 14 साल से जो कम के बच्चे हैं उनको हम चाइल्ड कहेंगे। ये सब डेफिनेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो हम प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं उसमें ये डेफिनेशंस का बहुत बड़ा रोल है। तो चाइल्ड कौन है, जो ऐसा बच्चा जो कि 14 साल से नीचे का है और वो जो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है उसके अंडर आता है, ठीक है। थर्ड, डे किसको काउंट करते हैं बेटा, तो 24 आवर्स, यानी कि कल रात 12 से लेके आज रात 12, इसको हम कहेंगे पूरा दिन, ठीक है। ना 1 मिनट ज़्यादा ना 1 मिनट कम, यानी कि पूरा 24 घंटा जो है वो आपका दिन में काउंट होता है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो बच्चे काम करते हैं कहीं पे इस्टेब्लिशमेंट में, तो किसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहेंगे, तो या तो वो एक शॉप हो सकती है,
या तो एक कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, अरे कैसे हो गया ये एम तो गड़बड़ हो गई है, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, या वर्कशॉप हो सकती है ना, जहाँ पे गाड़ी वगैरह धुलते हैं, सब वर्कशॉप्स होती है ना। उसके बाद फिर और क्या हो सकता है, फार्म हो सकता है, होटल हो सकता है, और क्या हो सकता है, आपके जो कैफ़ेज़ ईटिंग हाउसेस जो होते हैं वो हो सकते हैं, ईटिंग हाउसेस हो सकते हैं, और क्या हो सकता है भाई, तो देखें ज़रा, थिएटर्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इंटरटेनमेंट प्लेसेस हो सकते हैं, है ना, एंटरटेनमेंट जो प्लेसेस हो सकते हैं। तो ये सब जो है वो आपके एस्टैब्लिशमेंट्स में आते हैं, यानी कि वर्क प्लेसेस में आते हैं ये सब, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्या है, फिफ्थ कहता है फैमिली। फैमिली में कौन आता है, ऐसे तो हमारी बहुत सारी बड़ी फैमिली होती है ना, हम अगर हमसे पूछा जाए, खासकर इंडियन लोगों से पूछा जाए तो, और अगर थोड़ा सा हम लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो हमसे पूछा जाए कि हमारा परिवार कौन है, तो हम कहेंगे कि हमारी चाची, मौसी, दादी, नानी सब हमारी फैमिली है ना, हम सबसे प्यार करते हैं। लेकिन एक्ट जो है वो फैमिली को लिमिट करता है। क्या कहता है भाई, कहता है कि फैमिली मतलब आप, यानी कि आप हैं इंडिविजुअल, ठीक है, आपकी वाइफ या हस्बैंड, यानी कि आपका स्पाउस, ठीक है, आपके वाइफ या हस्बैंड, स्पाउस मीन्स वाइफ एंड हस्बैंड, ठीक है। और कौन हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, और कौन हो सकते हैं, आपके ब्रदर और सिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। बस इतने ही आपके फैमिली हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। मतलब आपकी फैमिली बहुत बड़ी हो सकती है, यहाँ तक कि जो हमारे नेबर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो भी हमारी फैमिली की तरह हैं। लेकिन लॉ जो है वो ये नहीं कहता है, क्यों, क्योंकि अभी बच्चों का मामला है ना, तो लॉ यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। वो कहता है क्या, कि फैमिली जो है वो कौन कौन हो सकता है, स्पाउस हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो सकते हैं, बस यही आपकी फैमिली में आते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे घबराने की बात नहीं है, ये सब जिम्मेदार है, मतलब अगर कुछ ऐसा गलत होता है तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, बाकी आप बहुत बड़ी फैमिली रख सकते हैं। चलिए सेक्शन 6 क्या है, ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर कौन होगा बेटा, तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट हमने पढ़ा, दिस इस्टेब्लिशमेंट, तो ये इस्टेब्लिशमेंट जो है, ये वाला जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें जो भी व्यक्ति कंट्रोल करेगा इसको, यानी जो मैनेज करेगा, जो इसको कंट्रोल करेगा, जो मैनेज करेगा, वो इसका ऑक्यूपायर होगा, ठीक है। 7 क्या है, पोर्ट अथॉरिटी। पोर्ट अथॉरिटी मतलब ऐसी अथॉरिटी जो कि पोर्ट को एडमिनिस्टर करती है, यानी पोर्ट को चलाने का काम करती है, उसको हम पोर्ट अथॉरिटी कहते हैं। देन सेक्शन 8 कहता है प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब तो मुझे लगता है कि अपने 3 एक्ट में पढ़ ही लिया है, मतलब जो ये एक्ट बताता है उसको हम प्रिस्क्राइब्ड बोलेंगे, ठीक है। चलिए सेक्शन 9 वीक को डिफाइन करता है। वीक मतलब, तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कब से वीक को जोड़ें, तो ये कहता है कि सैटरडे नाइट से ले करके, सैटरडे नाइट भी नहीं कह सकते हो, मिडनाइट कह सकते हो, तो सैटरडे मिडनाइट से ले करके इसको कहाँ तक चलेंगे हम, 1 हफ्ते तक, यानी कि अगले सैटरडे तक यानी 7 दिन तक, टोटल 7 डेज तक, ठीक है। या तो फिर अगर वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो रिटन में देंगे कि भाई आपका, जैसे कि हो सकता है ना कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हो या कुछ भी हो जहाँ पे वीक जो है वो सैटरडे से नहीं काउंट करना है उनको, तो इंस्पेक्टर जो है वो रिटन में देंगे कि नहीं भाई अच्छा ठीक है, आपको ऐसे नहीं ऐसे काउंट करना है, तो ये रिटन में चाहिए, ओरल से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गए बेटा आपका डेफिनेशन। अब आते हैं पार्ट 2 में, जहाँ से शुरू होता है मसला, शुरू होता है। अभी तक आपने सिर्फ इसका ट्रेलर देखा है, अब इसकी पिक्चर देखते हैं। पार्ट टू क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। बच्चों की जो चिल्ड्रन हैं उनको इन सर्टेन ऑक्यूपेशन, ये बच्चों का जो एम्प्लॉयमेंट है, आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना है, लेकिन कहीं कहीं पे तो बच्चे काम करते हैं, तो भाई क्या रूल रेगुलेशन है, क्या इनमें क्या इनको ऐसी गाइडलाइंस दी गई हैं, वो सारी चीज़ें हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो चलिए, इसका पहला पार्ट क्या कहता है, पहला पार्ट कहता है कि कोई भी बच्चा, यानी नो चाइल्ड मतलब क्या पढ़ा अभी हमने, 14 साल से नीचे का बच्चा, तो नो चाइल्ड विल बी एम्प्लॉयड, ठीक है। नो चाइल्ड विल बी एम्प्लॉयड, कोई भी बच्चा जो है वो एम्प्लॉयड नहीं होगा। मैं नोट्स बना रही हूँ बेटा आपके साथ, दो आई हैव अ बेयर एक्ट विथ मी, पर स्टिल मैं नोट्स आपके साथ बना रही हूँ। आई विल एक्सपेक्ट कि आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाएं, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि जब लिखोगे तो वो और अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। तो नो चाइल्ड विल बी एम्प्लॉयड, कोई बच्चा एम्प्लॉयड नहीं होगा, पहला सेक्शन ने बता दिया। पर दूसरे सेक्शन ने, इसके 3rd के 2 ने इसके एक्सेप्शंस भी साथ में बता दिए,
कि भाई ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है भाई एक्सेप्शन? तो पहला कहता है कि हेल्प कर रहा है वो फैमिली में। मैंने बताया था ना फैमिली की डेफिनेशन, ऐसे तो फैमिली हमारी बहुत बड़ी हो सकती है, तो हम तो कह सकते हैं कि ये तो हमारे चाचा के नाना का, फुआ का, मौसा का, ऐसे बहुत सारे दूर के रिलेटिव में काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। फैमिली मतलब कौन? आप, आपकी स्पाउस, आप मतलब हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, ठीक है, वो आपके बच्चे और आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बस इतनी ही आपकी फैमिली है। मतलब उन लोगों के यहाँ अगर काम कर रहे हैं तो फिर एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन है, नो हजार्डस ऑक्यूपेशन, कोई हजार्डस ऑक्यूपेशन नहीं होना चाहिए, रूल नंबर 1। और दूसरा रूल ये कहता है कि स्कूल आवर जो है वो आपका हैम्पर नहीं होना चाहिए, यानी कि स्कूल आवर में नहीं काम कराएंगे, है ना। स्कूल से जब आ गया तो होता ना, मतलब पापा की दुकान है तो कह रहे कि भाई आधे घंटे आ जाया करो, हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी, तो उसमें है लिबर्टी, पर हजार्डस ऑक्यूपेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ कि जिससे बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर स्कूल आवर्स में उनसे काम नहीं कराना है। तो कुछ हजार्डस इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट है बेटा, जो कि शेड्यूल 3A में दी गई है, तो मैं वो आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। तो शेड्यूल 3A है आपका, जहाँ जहाँ मैं शेड्यूल बोलूँगी ध्यान रखना, ये 3A शेड्यूल है, ठीक है। तो शेड्यूल 3A है, जिसमें कि पहला क्या है, माइंस, हजार्डस में माइंस है। दूसरा क्या है आपका, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं या एक्सप्लोजिव्स हैं, ठीक है, ये भी अलाउड नहीं है। जो पटाखे वगैरह की फैक्ट्री में काम करते हैं, नॉट अलाउड, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, हजार्डस प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, ट्रीटेड केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, ये सब अगर यूज़ हो रहा है तो हजार्डस प्रोसेस जो है तो वो यहाँ पे नहीं। अब ये हजार्डस प्रोसेस कहाँ डिफाइंड है? अब ये भी पूछोगे कि भाई मैम हजार्डस प्रोसेस में तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो ये बेटा डिफाइंड है आपका फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 में। जब वो पढ़ाऊंगी मैं तो हजार्डस प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अभी तक बस ये ध्यान रखना कि हजार्डस प्रोसेस अलाउड नहीं है, और हजार्डस प्रोसेस कहाँ डिफाइंड है, तो ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में डिफाइंड है। क्लियर? तो कहाँ काम नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्शंस क्या क्या है? तो पहला एक्सेप्शन है कि फैमिली में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हजार्डस ऑक्यूपेशन नहीं होना चाहिए और स्कूल आवर्स में काम नहीं करना है, ठीक है। अब सेक्शन बी, इसका बी क्या कहता है कि आप आर्टिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं ना बेटा, सीरियल्स में काम करते हैं, मूवीज़ में देखते हो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो आप आर्टिस्ट हो सकते हो। ऑडियो विजुअल होते हैं, चाइल्ड सिंगर्स होते हैं, ठीक है, ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। तो भाई क्या क्या उसमें क्या क्या हो सकता है? तो एडवर्टीजमेंट हो सकता है, ठीक है, एडवोकेट लगेगा, एडवर्टीजमेंट लिख देती हूँ। फिल्म्स हो सकते हैं, फिल्म में काम कर सकते हैं, टीवी सीरियल्स में काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में काम कर सकते हैं, पर यहाँ भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट सर्कस, और जहाँ पे सेफ्टी ना हो, ठीक है, जहाँ पे नो सेफ्टी, यहाँ नो सेफ्टी, जहाँ पे सेफ्टी नहीं होगी वहाँ पे उनको काम नहीं करना है। जहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं वहाँ पे एज एन आर्टिस्ट वो काम कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, स्कूल एजुकेशन हैम्पर नहीं होना चाहिए, नो इफेक्ट ऑन स्कूल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तभी आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट हैं जो स्कूल भी जाते हैं और वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम भी करते हैं, ठीक है। तो उनके स्कूल पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आई गेस इतना आपको क्लियर होगा। यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक्ट है, इसमें कुछ टेक्निकलिटी नहीं है, बस आपको जो फैक्ट्स हैं इसके वो ध्यान में रखना है। चलिए सेक्शन 3A क्या कहता है? एडोलेसेंट नहीं एम्प्लॉय होंगे। अब एडोलेसेंट कौन है बेटा? तो कौन है एडोलेसेंट? बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि एडोलेसेंट कौन है। तो एडोलेसेंट भी जो है वो हजार्डस ऑक्यूपेशन में काम नहीं करेंगे, ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस में काम नहीं करेंगे, कांट वर्क, काम नहीं करेंगे। क्लियर है? द एडोलेसेंट्स वोंट वर्क इन हजार्डस इंडस्ट्रीज। क्लियर है? अब ये हजार्डस इंडस्ट्री कौन बताएगा? तो ये कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। इट विल बी टोल्ड बाय द
सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी वाया नोटिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी बताना होगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू ही बताएगी बेटा, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, इसमें फटाफट लिख देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि ओरली बताएगी, सरकार बदल जाएगी तो उनके साथ वो बात भी चली जाएगी। इसीलिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी बताएगी तो वो वाया नोटिफिकेशन ही बताएगी, ऐसे वो नहीं बताएगी। ठीक है, चलो आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अगेन अगर आपको कोई डाउट है प्लीज आस्क, दिस इनिशिएटिव इज फॉर यू ऑल ओनली। चलिए कमिंग टू सेक्शन 3 पढ़ लिया हमने, 3A पढ़ लिया। कमिंग टू सेक्शन 4 अमेंड कौन कर सकता है? पावर टू अमेंड तो कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कर सकता है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। कैसे कर सकता है भाई? नोटिफिकेशन दे करके, पहले नोटिफिकेशन देगा और उसके बाद 3 मंथ्स तक इसमें बहस होनी चाहिए, 3 मंथ्स तक इसमें डेलिब्रेशन डिस्कशन होना चाहिए, नॉट लेस देन 3 मंथ्स, 3 मंथ से कम नहीं, क्योंकि फिर तो सीरियस ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें डेलिब्रेशन होंगे, डिस्कशन होंगे, तब ना आप एक आउटकम पे पहुंचोगे। संविधान बनाने में 2 साल लग गए तो इसमें 3 महीना तो बनता है। ठीक है, तो ये जो है 3 मंथ्स कम से कम ऐसा होगा। ठीक है, और वो इसमें इंक्लूड कर सकती है। ये जो हमने लिस्ट पढ़ी ना अभी, ये वाली जो लिस्ट पढ़ी है, दिस वन, इसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करने का डिसीजन किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, लेकिन वो क्या करेंगे? पहले ये नोटिफिकेशन देंगे, 3 मंथ तक डेलिबरेट डिस्कशंस होंगे और उसके बाद ही होगा। ठीक है, सेक्शन 5 यहाँ पे बताता है कि एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी इसी चीज़ के लिए, अमेंडमेंट के लिए ही टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी ताकि ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन, शेड्यूल में जो भी ऑक्यूपेशन है उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सके। ठीक है, अब इसमें कितने मेंबर होंगे? इसका पार्ट 2, पहला तो बताया पार्ट 1 कि भाई टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, है ना। किस लिए बनाई जाएगी? फॉर चेंजेस इन शेड्यूल को चेंज करने के लिए, कुछ भी जो ओमिट करना है, कुछ भी ऐड करना है, इसको करने के लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी। अब इसमें रहेंगे कौन कौन? तो इसमें रहेंगे एक चेयरमैन साहब, इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, फैक्चुअल है, चेयरमैन साहब रहेंगे और 10 मेंबर रहेंगे मैक्सिमम। ठीक है, कम भी हो सकते हैं पर ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और इसको अपॉइंट कौन करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, और पार्ट 3 कहता है कि ये जो कमेटी है, दिस कमेटी, चेयरमैन साहब एंड 10 अदर लोग, ये कमेटी जो है वो अपना मिलेंगी। ठीक है, मीटिंग होगी इनकी और इनके पास पावर होगा टू रेगुलेट देयर प्रोसीजर। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पे लिखा है कि क्या कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ये मतलब दे आर स्मार्ट पीपल, ऐसा हमारे एक्ट को लगता है कि दे आर स्मार्ट पीपल और वो खुद ही इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और खुद ही बता सकते हैं कि हम कब मिलेंगे और क्या क्या करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर ऐसा लगता है कि भाई एक कमेटी से काम नहीं चल रहा है, समस्या गंभीर है ना, कोई भी ऐसा केस, मतलब कोई भी ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा केस लॉ आ जाता है जिससे ये लगता है कि ये जो कमेटी है ये इसमें और लोगों की ज़रूरत है, तो वी कैन मेक सब कमिटीज़। हम क्या कर सकते हैं? सब कमिटीज़ बना सकते हैं ताकि और ज़्यादा लोग और ज़्यादा डेलिबरेटली डिस्कशन करके एक अच्छे नतीजे पे पहुंच सकें। ठीक है, अब इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है, तो भाई क्या टर्म ऑफ ऑफिस डिफाइंड है? नहीं डिफाइंड है। पूछा जाए अगर टर्म ऑफ ऑफिस डिफाइंड है, इनका क्या चेयरमैन या अदर मेंबर या उनके अलाउंसेस क्या हैं, ये सारा कुछ जो है वो सब प्रिस्क्राइब्ड, मतलब कि समय समय पर ये चेंज होता रहता है। ठीक है, ये कुछ भी ऐसा लॉ में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये आपकी गवर्नमेंट जो है वो उस हिसाब से अपने हिसाब से डिफाइन करती है। यहाँ तक कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट टिल हेयर? अगर है तो प्लीज़ हमें बताइए ताकि हम भी जान सकें। ठीक है, और हम उसको और ज़्यादा आपको क्लैरिटी के साथ समझा सकें, क्योंकि अल्टीमेटली इस इनिशिएटिव का मोटो ही यही है कि आपको ये जितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके और आप बस आने वाले समय में अफसर बन जाएं। बस हमारा मोटो यहाँ पर, हम अपने आप को बहुत सक्सेसफुल फील करेंगे जब आप हमारे सामने ऑफिसर बन के खड़े होंगे। ठीक है, तो आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 कहता है, देखो ये वाला जो पार्ट था बेटा, जो पार्ट 2 था, ये किसके लिए था? चिल्ड्रन के लिए था मेनली। ये वाला जो पार्ट 3 है ये किसके लिए है? ये है एडोलेसेंस के लिए। दिस पार्ट इज फॉर एडोलेसेंस। ठीक है, चलिए सेक्शन 7 पे आते हैं। सेक्शन 7 क्या बताता है? आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क।
भाई हमने अनुमति दे तो दी, ऐसे आपने कमेंट सेक्शन में बताया एडोलेसेंट कौन है, हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं भी देखूं आपको याद है कि नहीं। तो एडोलेसेंट के आवर्स और पीरियड ऑफ वर्क क्या है, ठीक है, एक हिंट दे देती हूँ मैं, 18 साल से कम के, अब जो ऊपर का एज लिमिट है वो आप मुझे बताइए। अब एडोलेसेंट है, ठीक है, चलो 18 से पहले हमने काम करने की अनुमति आपको आज्ञा दे दी, पर क्या आप एकदम उसको 12 घंटे 14 घंटे ऐसे काम करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते हो। यू कैन नॉट मेक देम वर्क फॉर मैनी आवर्स, ऐसा नहीं करा सकते। लॉ कहता है कि चलो एडोलेसेंट को मे बी ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस या जो भी हमने काम करने का वो तो दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे दिन दिन भर काम कराओगे या फिर जो प्रिस्क्राइब्ड वर्क आवर है उससे ज़्यादा कराओगे, इसीलिए ये पार्ट आया। ये पार्ट क्या कहता है? पहला कहता है इसका कि कोई भी एडोलेसेंट जो है वो एक्सेसिव नंबर ऑफ आवर्स में काम नहीं कराया जाएगा, नो एक्सेस आवर्स, ठीक है। ओनली का कितना जो कि इस्टेब्लिशमेंट में प्रिस्क्राइब्ड है उतना ही काम कराया जाएगा, उससे ज़्यादा काम नहीं कराया जाएगा। और जब भी कुछ प्रिस्क्राइब्ड होगा, जब भी कोई रूल रेगुलेशन होगा, तो वो रूल रेगुलेशन तो कोई अथॉरिटी अप्रूव करके देगी ना, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आप ज़्यादा लिख नहीं सकते, लेकिन अगर जितना लिखा है उससे ज़्यादा काम आप किसी भी एडोलेसेंट बच्चे से नहीं करा सकते हैं, दैट इज़ नॉट परमिसिबल, ठीक है। पार्ट 2 क्या कहता है इसका? पार्ट 2 कहता है कि लगातार 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते। मैक्सिमम कितना करा सकते हैं? 3 घंटे, और फिर आपको ब्रेक देना पड़ेगा, कितने घंटे का? तो 1 आवर का। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कहोगे 6 घंटे, चलो 6 घंटे का टाइम है ना, 6 घंटे लगातार काम करो, नहीं, 3 घंटे मैक्स, उसके बाद यू हैव टू गिव अ ब्रेक ऑफ 1 आवर, उसके बाद फिर बाकी का काम, ठीक है। चलिए थर्ड क्या कहता है कि जो पीरियड है, जो टोटल टाइम है इंक्लूडिंग द ब्रेक, दैट शुड बी मैक्सिमम 6 आवर्स, मैक्सिमम 6 आवर्स। ज़्यादा से ज़्यादा उनका टेनर जो है पूरा वो 6 आवर का होना चाहिए। ये नहीं कि 3-3 घंटे का गैप ले लेके 12 घंटे काम कराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पता चला 6 घंटे का काम बोला है, ठीक है, 2 घंटे ब्रेक हो गए बीच में, तो 8 घंटे काम करो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना काम करा सकते हैं? तो सिर्फ 6 आवर्स वह काम करा सकते हैं, ठीक है। 4 क्या कहते हैं कि शाम 7 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक वर्क कराना अलाउड नहीं है। नो वर्क फ्रॉम 7 PM टू 8 AM, रात शाम 7 से सुबह 8 बजे तक कोई काम आप नहीं करवा सकते। इसके अलावा ओवर टाइम क्या एडोलेसेंट कर सकते हैं? नहीं कराना है। अगर करवा रहे हो तो फिर आप लॉ की पर्व्यू में हैं, मतलब कि ये एडोलेसेंट का राइट है कि आप उनसे ओवर टाइम 6 घंटा मतलब 6 घंटा, अब वो आप बोलोगे अच्छा 6 घंटा, चलो 2 घंटा और ओवर टाइम कर दो, नो, ओनली 6 आवर्स मीन 6 आवर्स, ठीक है। चलिए, अब कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हैं कि 2-2 जगह काम करते हैं, कि मतलब हो सकता है एक जगह कम काम है या सैलरी उतनी नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि मॉर्निंग टाइम में कहीं और काम करते हैं, इवनिंग टाइम में कहीं और काम करते हैं। तो लॉ कहता है कि यू कैन नॉट वर्क, नो कांट वर्क इन 2 एस्टैब्लिशमेंट्स, कि चलो 6 घंटे की लिमिट है, तो एक काम करते हैं ऑन द सेम डे, कि एक काम करते हैं कि 6 घंटे एक जगह काम कर लेंगे, 6 घंटे दूसरी जगह काम कर लेंगे, या एक ही मालिक है अपने दूसरे यूनिट में भेज दे 6 घंटे के लिए, नहीं, 2 एस्टैब्लिशमेंट में एक ही दिन में काम नहीं करना है, दिस इज द रूल। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? चलिए, कमिंग टू सेक्शन 8, दैट इज वीकली हॉलीडेज। वीकली हॉलीडेज, अब वीकली हॉलीडे कितना है बेटा? तो वीकली हॉलीडे जो है वो कम से कम आपको एक वीक में आपको 1 डे वीकली हॉलीडे देना पड़ेगा। और एक वीक का डेफिनेशन क्या था? 7 दिन, यानी 7 दिन में आपको 1 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। एक दिन की डेफिनेशन क्या है? 24 घंटे, यानी कि कम से कम आपको 7 दिन में 1 दिन का यानी 24 घंटे का जो छुट्टी है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 1 डे लीव आपको मिलेगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि चलो इस हफ्ते तुम मंडे को मत आना, अगले हफ्ते तुम वेडनेसडे को मत आना, और अगले हफ्ते तुम एक काम करो कि दोनों का मिला के एक साथ 2 दिन छुट्टी ले लो और उसके बाद फिर 14 दिन काम करो। ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने डिसाइड कर दिया कि भाई मैं संडे को छुट्टी देता हूँ, अगर आपने डिसाइड कर दिया कि संडे छुट्टी है, तो 3 महीने तक आप इसको बदल नहीं सकते, आपको संडे ही छुट्टी देनी पड़ेगी। उसके बाद आप बदल सकते हो, मान लेते हो मंडे किया तो 3 महीने तक आप मंडे की छुट्टी बदल नहीं सकते, यानी कि यू हैव टू फिक्स अ डे एंड दैट फॉर 3 मंथ्स।
तो यहाँ पे ये भी जो स्कोप है कि अगर आप सोचो कि भाई एक काम करो छुट्टी वाले दिन आ जाओ और एक दिन नॉर्मल वर्क डे में छुट्टी ले लो, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया है तो यू हैव टू स्टिक टू दैट, ठीक है। चलिए सेक्शन 9 क्या कहता है? नोटिस टू इंस्पेक्टर। अगर आपने एडोलेसेंट को अपने यहाँ रखा है काम पे, अगर आपने कोई, आपको पता है कि कोई आपका वर्कर है जो कि एडोलेसेंट है, तो आपको इसकी जानकारी किसको देनी पड़ेगी? इंस्पेक्टर को देनी पड़ेगी, और जो भी वहाँ के लोकल एरिया के इंस्पेक्टर है उनको देनी पड़ेगी। और क्या क्या बताना पड़ेगा? आपको नाम बताना पड़ेगा अपनी कंपनी का, ठीक है, और लोकेशन बतानी पड़ेगी अपनी कंपनी की, ठीक है, किसकी भाई? इस्टेब्लिशमेंट की। उसके बाद आपको नाम और बताना पड़ेगा किसका भाई? तो मैनेजर का, जो मैनेज कर रहा है ना, जो मैनेज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको एड्रेस बताना पड़ेगा किस चीज़ का, जहाँ पे आप कम्युनिकेशन सेंड कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है वो हो सकता है जहाँ पे, वो एड्रेस बताना पड़ेगा। और क्या बताना पड़ेगा? नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन बताना पड़ेगा कि कहीं कुछ हजार्डस तो नहीं चल रहा है, कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं चल रही है, तो आपको नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन भी बताना पड़ेगा। यानी कि क्या क्या बताओगे? नेम, लोकेशन, मैनेजर, एड्रेस, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट का आपका ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। कितने दिनों में करनी पड़ेगी? तो 30 दिनों में करनी पड़ेगी। यानी कि जैसे ही आपने एडोलेसेंट को हायर किया है, तो आपने जैसे ही आपने देखा कि हाँ भाई आपने एडोलेसेंट को एम्प्लॉय किया, तो आपको 30 डेज़ के अंदर ये सारा डिटेल अपने लोकल पुलिस, यानी कि जो इंस्पेक्टर हैं जो यहाँ पे हैं, उनको देनी पड़ेगी। इज़ इट क्लियर? चलिए सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है कि कोई भी अगर वो किसी को कर रहा है, अगर वो किसी को रख रहा है, ठीक है, जैसे कि पहले तो उन्होंने नोटिस दे दिया कि भाई मैं जो है ऐसा ऐसा मेरा इंडस्ट्री है और मैं एडोलेसेंट को रख सकता हूँ। अभी मतलब हो सकता है कुछ काम कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने ऐसे दे दिया, मतलब ओवरऑल। अब आपको अगर किसी को भी हायर कर रहे हैं, इफ़ यू आर हायरिंग समवन, तो भी आपको 30 डेज़ में, जब जब नया हायर करोगे, जब जब 30 डेज़ में आप उनको क्या करोगे? नोटिस दोगे इसके बारे में कि भाई मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो की हैं और ये बच्चा जो है वो मेरे यहाँ काम कर रहा है, ये भी आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये एक्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा एक्ट है, पर क्वेश्चन आ जाएगा तो ये आपके लिए बहुत एकदम इजी चीज़ हो जाएगा। यानी कि आप फटाक से इसका आंसर लगा लोगे, गलती की गुंजाइश बिल्कुल कम है, ठीक। चलिए सेक्शन 10 क्या कहता है भाई? सेक्शन 10 कहता है डिस्प्यूट एज टू एज। मान लेते हैं कि एज में जो आपका सर्टिफिकेट है वो है ही नहीं, सर्टिफिकेट ही नहीं है, या तो बच्चा मतलब पढ़ लिख नहीं रहा है। अब तो खैर आधार कार्ड आ गया है, पर यू नो कि आधार कार्ड इज़ नॉट अ वैलिड प्रूफ ऑफ एज, राइट। तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आपने 10th पास नहीं किया, आपका 10th सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? एज के लिए कैसे पता लगाएंगे भाई? तो उस कंडीशन में मेडिकल अथॉरिटी, ठीक है, मेडिकल अथॉरिटी जो हड्डी परीक्षण से कराते हैं, तो उससे क्या है कि मेडिकल अथॉरिटी जो है वो क्या करेंगे कि इसमें अपना ओपिनियन देंगे, अपना डिसीजन देंगे और उसी हिसाब से काम होगा। यानी कि जब भी एज का डिस्प्यूट होता है उस कंडीशन में मेडिकल अथॉरिटी कम्स इनटू प्ले, ठीक है। चलिए सेक्शन 11 कहता है कि आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। किस लिए भाई? तो बताती हूँ किस लिए रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। किस लिए? तो उसमें ये सारे डिटेल मेंशन करने पड़ेंगे। अगर आप कोई एडोलेसेंट को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उस एडोलेसेंट की ये डिटेल आपको रखनी पड़ेगी, यानी कि उसका नेम रखना पड़ेगा, उसका DOB रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखना पड़ेगा? आवर्स ऑफ वर्क, आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क, कितने दिन काम करा रहे हैं और कितने घंटे काम करा रहे हैं और कितना रेस्ट दे रहे हैं, शुड इंक्लूड रेस्ट, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। मतलब बहुत रिस्की है ना, सब कुछ आपको कंप्लायंस पूरा करना पड़ता है। उसके अलावा क्या करना पड़ेगा? नेचर ऑफ वर्क, क्या काम करा रहे हैं, कहीं आप उससे बहुत हैवी वर्क तो नहीं करा रहे हैं जिससे उसके ग्रोथ पे फ़र्क पड़े, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर, अगर कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर है तो वो सारा कुछ भी क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। इज़ इट क्लियर टू एवरीबडी? आई गेस आपको कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए सेक्शन 12 डिस्प्ले ऑफ नोटिस। देखो हर एक्ट में है ये, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि भाई डिस्प्ले ऑफ नोटिस जो है एब्स्ट्रैक्ट का, ये हर जगह ये है कि अगर कोई कहीं भी हैं आप
किसी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, पोर्ट अथॉरिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पे ये नोटिस लगा होना चाहिए कि भाई बच्चों को अगर हायर कर रहे हैं तो किन किन कंडीशन पे कर रहे हैं और कैसे आप इस सारे लीगल कंप्लाइंसेस को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ मेंशन होना चाहिए। ठीक है। 13, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हमारी जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है बेटा, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू किन चीज़ों पे रूल बना सकती है, रूल्स बना सकती है। किस किस चीज़ों पे रूल बना सकती है भाई? तो क्लीनलीनेस पे बना सकती है। बेसिक चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी ऐसा तोप नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्लीनलीनेस पे बना सकती है, डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज पे बना सकती है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ऐसा वहाँ पे डंपिंग होती है या फिर कुछ ऐसा एरिया है जहाँ से बच्चे को हो सकता है कोई ऐसी बीमारी लग जाए जो कि उसको लाइफ टाइम इफेक्ट करे। तो ऐसा होगा ना कि एक तो बच्चा ऑलरेडी एक ग्रोइंग फेज में है, ऊपर से उसको ऐसी कोई बीमारी हो जाए तो दैट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर हिज ग्रोथ। उसके बाद और वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं है, टेम्परेचर प्रॉपर है कि नहीं है। वैसे टेम्परेचर से याद आया, यहाँ तो बहुत गर्मी, मतलब दो इट्स रेनिंग बट ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई। तो वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर आपको मुझे देख के लग ही रहा होगा, मतलब एकदम पसीना पसीना आ रहा है। ठीक है, बट एनीथिंग फॉर यू, बस आप ऑफिसर बन जाएं। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर है ना। उसके बाद फिर डस्ट तो नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि डस्ट इनहेल करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कोई रेस्पिरेटरी इशू हो जाए। उसके अलावा फिर क्या है कि लाइटिंग प्रॉपर है कि नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं है, तो द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी देयर। देन आपका सैनिटेशन होना चाहिए, है ना। आपको वॉशरूम्स वगैरह प्रॉपरली अवेलेबल होने चाहिए। उसके अलावा और क्या है, तो मशीनरी की फेंसिंग होनी चाहिए, मतलब कोई ऐसा डेंजरस सा मशीन, कोई बड़ा सा मशीन जिसमें कि बहुत नुकसान हो सकता है, वो मशीन ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं काम ऐसा तो नहीं है मशीन के पास में तो काम नहीं करना है, तो डेंजरस मशीन्स जो हैं उनका भी ध्यान रखना है कि डेंजरस मशीन तो नहीं है। ठीक है, फिर पावर कट ऑफ कहाँ पर है, क्योंकि देखो कभी ऐसा होता है कि फायर है या कुछ भी है तो वहाँ पे पावर कट ऑफ तुरंत करना पड़ता है, या मशीन का ये है तो पावर कट ऑफ करना पड़ता है, तो ये प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आई प्रोटेक्शन है कि नहीं प्रॉपर, यानी कि कुल मिलाकर के फिर इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ मतलब ऐसे इन्फ्लेमेट हो सकता है, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रिकॉशंस है कि नहीं, फायर के लिए प्रिकॉशंस है कि नहीं है। ठीक है, फायर के लिए प्रिकॉशन है कि नहीं है, फिर सेफ्टी मेजर्स है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को ले करके जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्शन दे सकती है, रूल्स बना सकती है। ये आपका पार्ट 3 है, यानी कि एडोलेसेंट को अगर हम हायर कर रहे हैं तो किस किस सिचुएशन में हायर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कोशिश करूँगी कि अगले पार्ट में मैं ये एक्ट को ख़त्म कर दूँ। तो इस एक्ट के साथ हमारी काउंट जो होगी, हमारा जो होगा वो 4 हो जाएगा, यानी कि वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वी हैव कंप्लीटेड आवर ट्रेड यूनियंस एक्ट, वी हैव कंप्लीटेड द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, और अब हमने ये मतलब इस लेक्चर के बाद जो एक और लेक्चर करेंगे उसमें वी विल बी कंप्लीटिंग द एडोलेसेंट प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन जो है वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हमने 4 एक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने एक मोटा मोटी लिस्ट बनाया है बेटा 15-16 एक्ट का, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। जिन्होंने नहीं देखा है सिलेबस का वीडियो, प्लीज़ 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 देख लो, क्योंकि जब तक रोड मैप नहीं होगा, जब तक आप उस डायरेक्शन में आगे ही कैसे बढ़ोगे, जब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो एक मोटा मोटी डिस्कशन मैंने किया था 14-15 सब्जेक्ट का, जिसमें से 4 हम कंप्लीट करने के तरफ हैं। एंड एज प्रॉमिस्ड मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि विद इन 1 मंथ मैं इस पूरे कोर्स को, जो लॉ का कोर्स है, उसको एक मोटा मोटी आपके लिए ख़त्म करा दूं, ताकि आपके पास रिवीजन का टाइम मिल सके, प्रीवियस ईयर लगाने का टाइम मिल सके। और उसके बाद आई विल कम अप विद प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि जब आपने सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा है, थ्योरी ही नहीं पढ़ी है, तो प्रीवियस ईयर बनाओगे कैसे, आप डिमोटिवेट होगे। और मुझे आपको डिमोटिवेट नहीं करना है, बल्कि आपको मोटिवेट करके और ऊपर ले जाना है, ताकि आप इस बार ऑफिसर बन के दिखाएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।